सर क्लास, इसके बाद क्लास ही है सर। ये आगे हम लोग टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज और यहाँ पर है कि आइट्रेशन और रिकर्सन तो ऑलरेडी हमको लगता है क्लियर है आपका, या उससे कोई रिलेटेड जो सी में किया हुआ वही सब चीज है, यस उसमें सर। नहीं है इसमें। यानी कि जब कंडीशनल चेकिंग करेंगे तो रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे एल्गोरिथम, और अगर हम फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो आइटरेटिव एल्गोरिथम लिखेंगे। तो फंक्शन भी आपका आइटरेटिव हो सकता है और रिकर्सिव हो सकता है, दो तरह का फंक्शन होगा, आइटरेटिव फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन। दूसरा, इन C++ when we discuss the polymorphism, then we discuss the function overloading, operator overloading and runtime polymorphism में virtual function डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, एक्चुअली ओवरलोडिंग और फंक्शन का मतलब होता है दो चीज, कि ओवरलोडिंग का बेसिस क्या होता है, नेम ऑफ द फंक्शन शुड रिमेन द सेम। हाँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो दी Yes. रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर यानी कि नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, योर कंपाइलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज इट इज at the time of compilation of the program, compiler justify which function is used to finalize the result। तो रिजल्ट को फाइनलाइज करने के लिए कौन सा फंक्शन का जरूरत है, ये कंपाइलेशन के समय में तय होता है। और कोई भी फंक्शन अगर सेम नेम से यूज हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको चेक करता है कंपाइलर, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एंड द डेटा टाइप ऑफ द पर्टिकुलर आर्गुमेंट। तो डेटा टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर, अब यहाँ पर ये जो C++ में ये इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि जो ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन है, ये ओवरलोडिंग फंक्शन जो है इसमें डिलिमिटेशन करना इम्पॉसिबल है। यानी कि यू कैन नॉट डिलिमिट और लिमिटेड द पर्टिकुलर डिक्लेरेशन एरिया, डिक्लेरेशन एरिया को लिमिट करके इतना ही तक होगा ऐसा करके नहीं कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड ऑपरेशन है, मीन्स यूजर में बी थिंक अबाउट 4 पैरामीटर, 5 पैरामीटर, 6 पैरामीटर और n नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। तो इट इज वेरी मच टिपिकल, मतलब टफ और टेडियस जॉब फॉर द प्रोग्रामर टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट या ऑफ ईच एंड एवरी यूजर। सारे यूजर को के रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आप हो सकता है 5 आर्गुमेंट के लिए सोच रहे हो, यूजर बोलेगा हमको 6 आर्गुमेंट अगर पास करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा, डेटा टाइप हो सकता है कि डेटा टाइप आप सिमिलर डेटा एलिमेंट्स ले रहे हो, डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स ले रहे हो, ठीक है। यूजर में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। यूजर अगर बोलेगा पहले आप इंटीजर फ्लोट ऐसा ही सीक्वेंस लिया, यूजर बोलेगा पहले हमको फ्लोट वैल्यू लेना है, तो टोटल टाइप मिसमैच वहां पर आपका जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोग्रामर, यूजर और प्रोग्रामर में जो कोऑर्डिनेशन वो कभी नहीं यहाँ बन सकता है। यूजर का रिक्वायरमेंट हर दिन एक नया रिक्वायरमेंट होगा, यू हैव टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, तो दैट इज द एंडलेस प्रोसेस। तो टू ओवरकम दैट सिचुएशन, अब ये चीज हमारा क्या है कि अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग में भी ये प्रॉब्लम है, और जब क्लास डिस्कस करेंगे तो क्लास में भी सेम प्रॉब्लम है। क्लास में सेम प्रॉब्लम क्या है कि क्लास का जो एट्रीब्यूट्स डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, वो डेटा मेंबर जिस टाइप का होता है, यूजर या जो मेन प्रोग्राम आप लिखते हैं वहां पर उसी डेटा टाइप का जो वैल्यू आप भेज सकते हैं एज ए पैरामीटर। यू कैन नॉट चेंज द पैरामीटर और द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना, विच इज पास्ड एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट थ्रू द मेन प्रोग्राम। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि जब डिफरेंट डेटा टाइप को हैंडल करने जा रहे हैं तो वहां पर दिक्कत आ रहा है, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी राइज हो रहा है। तो उसके लिए सोल्यूशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट इज द सोल्यूशन फॉर बोथ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड क्लास। क्लास और फंक्शन दोनों के लिए टेम्पलेट आपका एक तरह का सोल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है, एंड थ्रू द टेम्पलेट वी कैन यूज टेम्पलेट पैरामीटर इन प्लेस ऑफ जनरल डेटा टाइप। तो इंटीजर फ्लोट के जगह पर हम लोग जो है टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे, एंड दैट पैरामीटर मे बी द सिंगल डेटा टाइप कंटेनर
or similar data type container or mixed data type container. So it is totally declared at the starting of the particular program whether whether programmer want to handle mixed data type through that template parameter or similar data type through that template parameter. तो सिमिलर का मतलब हुआ कि अगर एक ही हम क्लास टेम्पलेट पैरामीटर के लिए क्लास डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर एक ही तरह का इंटीजर है तो केवल इंटीजर वैल्यू आप नंबर ऑफ ले सकते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट ले सकते हैं. दैट मीन्स कि यू आर नॉट बाउंडेड टू टेक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट and on the basis of the data type template parameter automatically justify that particular variable. यानी इंटीजर को जब पास करेंगे तो इंटीजर के जैसा वो ट्रीट करेगा टेम्पलेट पैरामीटर. फ्लोट पास करेंगे तो फ्लोट. दैट मींस देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर सेवरल डेटा एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप फॉर द डिफरेंट वेरिएबल. अलग अलग वेरिएबल डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल एंड डेटा टाइप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सिंगल टेम्पलेट पैरामीटर. तो ये बेनिफिटेड आप हो जाएगा आपका क्लास बी. क्लास इसलिए दो तरह का टेम्पलेट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्लास टेम्पलेट और दूसरा फंक्शन टेम्पलेट. तो लेटर ऑन विल डिस्कस इन डिटेल. फंक्शन टेम्पलेट इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रेज्ड ड्यूरिंग ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन. फंक्शन को ओवरलोड करने के समय में जो प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम को हम फंक्शन टेम्पलेट से दूर कर सकते हैं. और क्लास डिक्लेरेशन के समय भी जो प्रॉब्लम आता है सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट यूज करने का मेन में, वो भी हम क्लास टेम्पलेट पैरामीटर यूज करके क्लास में भी उस चीज को ओवरकम. जैसे प्रॉब्लम यहाँ समझ में आ रहा होगा क्या होता है? यस सर. क्लास में अगर इंटीजर एट्रीब्यूट्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेन से भी इंटीजर ही आपको लेना होता है पैरामीटर के फॉर्म में, और फंक्शन में भी जिस तरह का डेटा टाइप लिए उसी तरह का डेटा टाइप लेना होता है. तो उस केस में यहाँ नंबर ऑफ आपका जो है रेंज रिक्वायरमेंट हो सकता है जिसको पूरा करना बीइंग ए प्रोग्रामर इट इज वेरी टफ एंड टिपिकल जॉब. तो देयर इज ए टूल टू ओवरकम थ्रू व्हिच यू कैन ओवरकम दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन द प्रोग्रामिंग स्किल्स. हाँ सर, तो इस प्रॉब्लम में सर जो हमारा प्रोग्रामर होगा, सॉरी जो हमारा इंड यूजर है उसको पता भी तो होना चाहिए कि अगर प्रोग्रामर इंटीजर यूज किया तब ना वो सर उसको पता होगा तभी तो वो इंटीजर वैल्यू सप्लाई करेगा. अगर मान लेते हैं कि सर वो फ्लोट कर दे रहा है और उसको हैंडल करने का मेथड ऊपर लिखा ही नहीं गया तो फिर तो प्रॉब्लम है ना सर. योर प्रोग्राम सफर्ड फ्रॉम एक्सेप्शन. यस सर, दैट इज. इसलिए तो बोले कि प्रोग्रामर कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामर यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता है. यस सर, बहुत बार कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इंटीजर डेटा अगर वेरिएबल ले रहे हैं डेटा टाइप में तो आप कभी कभी यूजर को बोल देते हैं कि विद इन दिस रेंज टेक द एंट्री विद इन दिस रेंज. यस सर. जैसे एटीएम मशीन में आपको बोल देता है इंटर 4 डिजिट पिन नंबर. ठीक है ना? अगर सिंपली लिखा रहता है इंटर पिन नंबर तो कुछ मान भी. लेते हैं कि कोई 4 5 6 7 भी प्रयास करना शुरू कर देता है. यस सर. 4 डिजिट लिखने का मतलब ये है कि 4 डिजिट में ही आपका पिन होगा. जहाँ 6 डिजिट है वहाँ 6 डिजिट. अब यूपीआई में आप देखते हैं कहीं 4 डिजिट है कहीं 6 डिजिट है. तो जिसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से यूपीआई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. ठीक है. अब यहाँ पर एक और चीज है जो फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस करते हैं. एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरलोडिंग मतलब सिंपली. ठीक है सर. हाँ सर कुछ प्रोग्राम सर दे दीजिएगा बनाने के लिए सर. अच्छा बनाने के लिए. हाँ तो यस सर, तो अगर आप या तो सर लैब मैनुअल अगर कुछ है तो शेयर भी कर दीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा. C++ का लैब मैनुअल है उसको ग्रुप में डाल देंगे. ओके सर. यहाँ सिंपली डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग देखेंगे जब क्लास डिस्कस करेंगे. तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का है जैसे कोई भी फंक्शन आप बनाते हैं, जैसे सम ऑफ 2 नंबर ही लिख रहे हैं. सम ऑफ 2 नंबर में अगर यूजर कोई सपोज
डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू आर पासिंग एनी पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर टू द फंक्शन कॉल बाय वैल्यू जैसे यूज कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट, अगर आपका कोई फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपका जो है कॉल हो रहा है और पैरामीटर वो होल्ड कर रहा है और यू आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर। सपोज अगर हम यहाँ पर पैरामीटर अगर नहीं ले, केवल फंक्शन को कॉल कर ले, तो यहाँ पर अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपका होगा उस प्रोग्राम में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज द डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज्ड टू द पैरामीटर, देन योर प्रोग्राम हाँ गेट एग्जीक्यूटेड ऑन बाय यूजिंग दैट वेरिएबल, यानी वैल्यू जो भी आप सेट किए हैं उसके बेसिस पर ये एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो 2 और 4 है तो 6, रिजल्ट विल बी 6, सम इक्वल टू 6। अच्छा उधर मेन वाला तो रन करेगा ही ना सर? इसको इसको भी कमेंट करना पड़ेगा सर। तो 2 और इंटर भी ले लिया, तो इसको अगर डायरेक्टली 2 और 4 6 प्रिंट कर देगा, सम इक्वल टू 6। दैट मीन्स कि अगर आपका बीइंग ए प्रोग्राम अगर नहीं कोई पैरामीटर पास किए तो वो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर काम करेगा, लेकिन अगर आप कस्टमाइज वैल्यू लेते हैं तो कस्टमाइज वैल्यू के हिसाब से आपका काम करेगा। तो ओवरराइड हो जाएगा वो वाला वैल्यू से। हाँ, तो ये चीज अगर हम इसको रन कराएं और यहाँ पर पैरामीटर चेंज कर दें, इंटर टू वैल्यू में हम अगर डाल दें 10 और 20, तो सी व्हाट इज द आउटकम। 3 आउटकम जो आपका जनरेट हुआ यहाँ, सी फर्स्ट टाइम जो फंक्शन कॉल हुआ सम mn, तो 10 और 20 जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे थे m और n का उसके हिसाब से कॉल हुआ। सेकेंड टाइम वी आर पासिंग सिंगल पैरामीटर, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4 है, तो एक पैरामीटर हमने पास किया, तो दूसरा पैरामीटर जो है ये b इक्वल टू 4 को यूज करके 10 + 4 14 प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, और हाँ लेकिन अगर यहाँ पर ये दूसरा पैरामीटर अगर डिक्लेयर नहीं हुआ आर्गुमेंट से, तब यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो सम इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट कोई भी पैरामीटर नहीं पास किए तो यहाँ जो नॉर्मल डिफॉल्ट आर्गुमेंट था 2 और 4 वो 6 यहाँ प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ जैसे mn है, mn यहाँ पर अगर हम दूसरा पैरामीटर डिक्लेयर नहीं करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट में डालते हैं, व्हाट इज द आउटकम। अगर सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं तो उस केस में ये तो लेंगे तो और दिक्कत है, यू नीड टू डिक्लेयर दैट टू वेरिएबल, लेकिन इनिशियलाइज दैट बोथ वेरिएबल्स। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो भी एरर ही आएगा। नहीं तब हो जाएगा सर, तब हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 20 सी सम इक्वल टू, उसको कमेंट में डाले हुए हैं क्या, तो ये 10 और 20 यहाँ प्रिंट किया, 10 और 20 30 हो गया, सम इक्वल टू 30 एंड सम इक्वल टू 14। दैट मीन्स कि ये जो एक वैल्यू हम पास किए ये ए के लिए आपका यूज हो गया और बी का वैल्यू 4 आपका यूटिलाइज हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं, नाउ अगेन व्हेन वी यूज दिस वन, बोलिए। यस सर, यहाँ पे हम लोग जब बी में पास नहीं कर रहे थे तब तो एरर दे रहा था, और ए में यहाँ पे हम लोग नहीं पास किए तब एरर नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? डिफॉल्ट आर्गुमेंट ये सेकंड पैरामीटर इज इनिशियलाइज्ड प्रॉपर्ली, यहाँ सिंगल आर्गुमेंट ही पास हुआ है, तो दैट विल वर्क फॉर द फर्स्ट आर्गुमेंट। तो ए इज ओवरराइटेड और ए को का वैल्यू जो है ओवरराइट हो गया, एम का वैल्यू ए में कॉपी हुआ, बी का वैल्यू आपको मिल गया 4, लेकिन जब ए इक्वल टू मेंशन कर रहे हैं बी को नहीं कर रहे हैं,
तो ये m का वैल्यू इसको तो ओवरराइड कर रहा है, दूसरा वैल्यू इसको मिल नहीं रहा है। यस सर। यानी कि एक ही पैरामीटर ले रहे हैं, तो जो पहला पैरामीटर है उसी को ना ओवरराइड करेगा। यस सर, यस सर। यहाँ a = 4 जब लिख रहे हैं तो ये m का वैल्यू 4 को तो ओवरराइड कर दे रहा है, लेकिन b का वैल्यू इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि दूसरा पैरामीटर पास नहीं हुआ। ये तो ओके। यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर। तो ये तीनों ही चीज आपका यूज हो सकता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर एक यूज किए और दोनों पैरामीटर ले लिए तो अब फिर एरर आएगा। एरर यहाँ ये आया कि यहाँ पर एक ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और यहाँ पर एक भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। यस सर। So at least we need one argument and that argument is overridden the first argument and second argument value is there, तो उसके बेसिस पर आपका ये यूज हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर जो भी वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में भेजेंगे वो तो मेरा पहला वैल्यू ना होगा, अगर पहला वाला वैल्यू तो ब्लैंक नहीं ना हो सकता है। जैसे सर अगर हम दूसरा वैल्यू भेज दें और पहला को ब्लैंक छोड़ दें कॉमा दे करके तब। अच्छा ये हाँ सर, जैसे n है ना सर, इसमें से m को अगर हटा देते हैं यहाँ से और सर कॉमा दे के n लिख देते हैं वहां पे। कॉमा देके n लिख देते हैं। हाँ सर, और यहाँ से a को भी हटा देते हैं, मतलब a को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तब तो काम नहीं ना करेगा, एरर देगा तब ना सर। और यहाँ क्या करने के लिए कह रहे हैं? जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किए हैं वहां से ए को सर इनिशियलाइज किए हैं, जो उसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इंट ए ही रहने देंगे। अभी a अगर है भी वहाँ तब भी एरर ही यहाँ पे आएगा सर। तो यहाँ a है भी तो भी एरर रहेगा। यस सर। एटलीस्ट पैरामीटर या नीचे ये इक्वल टू इज, कॉमा का यूज सेपरेटर के रूप में करते हैं ना, तो यस जब सर। यहाँ पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो सेपरेटर के रूप में कॉमा यूज नहीं होगा। यस सर, वही पूछ रहे थे सर। Now we just start the classes and objects. यस सर। तो as हम लोग प्रीवियस जो डिस्कस किए, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट में देयर इज ए की रोल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। Access specifier, we have 3 types of access specifier: पब्लिक, प्राइवेट एंड private, protected and public. Now out of these 3, your private and protected, for a single class, private and protected works in a similar manner. Yes sir. Only difference is that protected need to be mentioned, private Yes, need not mention. For declaration point of view, private access file need not to be mentioned in the program. तो प्राइवेट को मेंशन करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो आपका क्लास का मेंबर होता है, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास is private in nature. Private in nature. That means कि as like a structure in class is not a particular member of the class is not a publicly accessible. तो structure के जैसा structure में क्या है कि the member of the structure is publicly accessed. So you can access the member of the particular structure outside of the structure anywhere, anytime. ठीक है ना? But in case of class, because the member of the class is private in nature, so we cannot access the member of the class outside of the class directly. Now, अब यहाँ पर if we do not mention any access file, suppose अगर हम class ले रहे हैं कोई, suppose class A is the class, and we do not mention any access file, member 1, member 2, member 3. Now this member may be the data member or member function, कुछ भी हो सकता है. Then these members are by default private in nature. private.
private in nature. That means these are not accessible outside of the class. Now there is a question, if the member of the class is not accessible outside of the class, what is the purpose of declaring class? So no purpose is fulfilled by the declaration of this class. So how we can make it purposeful? उसको purposeful बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Sir, we will make the data members private while the methods public. Yes. So, but there is no hard and fast rule. You always declare the member function under public access specifier. We can put it in private. But if you mention it under public access specifier, then you will get a provision to access that member function or related data outside of the class directly. ठीक है ना? To access the features of the class, characteristics, features, behavior को access करने के लिए आप access कर सकते हैं. तो यहाँ पर public as a tool आपको provide किया गया. तो public is what? Public is the tools for accessing method और function जो भी आप बोले outside the function outside of class. Outside of class. Because without public, there is no provision to access the function or methodology of a class outside of the class directly. Now, अब यहाँ question है कि knowingly or unknowingly, if we declared some of the member function under private access specifier, then what is the provision to access that member function outside of the class? So same solution you have, as like data member, you are accessing through the function declared under public access specifier. You can also access the particular member function declared under private access specifier through any other member function declared under public access specifier within the same class. तो जैसे हम किसी क्लास के डेटा को, जो प्राइवेट डेटा है, उसको मेथड के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो यहाँ से एक प्रोविजन आया आपका कि क्लास जो है, इस क्लास में मेंबर को आप दो तरह से बांट देते हैं, डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2, and then we use a member function 1, member function 2, ठीक है ना, इस तरह से. अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि जब मेंबर 1, 2, 3 कर ही रहते हैं, मेंबर में भी डेटा और फंक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन? ये दो तरह का डिफरेंशिएशन करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि whenever we are declaring it as a member 1, 2, 3 and not giving without mentioning any access specifier, then by default all the member become the private member of the class, and there is no provision to access that private member outside of the class in any circumstances. So there is a particular division occur in the class, within the class. Now this member is divided into two types of member, data member and member function. Now data member is declared under private specifier, no need to mention here, but if you want to declare it protected, under protected, then you just mention protected specifier here. तो protected लिखना पड़ेगा आपको, private लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, because by default तो private member है. So if we mention here protected access specifier and colon, that means it is private as well as protected. Yes, sir. Because the characteristics is same for a single class. It is different in whenever we have more than one class. That means in case of inheritance, the feature of protected and private will be changed. So now, अब यहाँ question ये है कि whether it is private or protected, in both case, whenever we have a single class, there is no provision to access this member outside of the class directly. Then we just use the member function to indirectly access of these types of data member outside of the class. So these member function need to be declared under public access specifier. Is it okay? Why we are declaring member function under public access specifier? Yes, sir. Because, yes, sir. Yes. Just because to access the data member outside of the class indirectly through this member function. तो इस member function को अगर public बनाएंगे
तभी इसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास बाहर यूज कर पाएंगे। तो दैट इज द डिवीजन ऑफ मेंबर हियर, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, एंड ऑन द basis of access specifier. So your public accessifier, you can say it is the basic tools to handle the particular procedure outside of the class, ठीक है ना, in a public manner। तो डायरेक्टली एक्सेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा कि whenever we are defining the class and object, both are the main features of object oriented programming, then we can say the class is what? It is a, सिंपली अगर बोला जाए तो इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स वी आर गिविंग नेम, we are in the search of common name for the similar types of object whenever we are defining class। तो क्लास को डिफाइन करने समय हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिमिलर एक कॉमन नेम सर्च में रहते हैं कि सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन नेम क्या लिया जाए। लाइक फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मे बी द स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, एनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इज द स्टूडेंट। So whenever we are thinking about the student, then to group up, then to make a group name for all such types of student, we use student as a class name। Similarly for employee may be of any category, किसी भी category का employee होगा, तो that is the employee for any organization, so we just use employee as a group name and it become the class for the employee object, यानी जो भी employee का object होगा। Then object is what? Object is the इंस्टेंस ऑफ क्लास, instance of a class, ठीक है ना, instance of a class। किसी क्लास का इंस्टेंस हो सकता है, और इंस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है रिसोर्स हैंडलिंग में जो है वो दो ही तरह का होता है, सिंगल और मल्टीपल, ठीक है ना। यस इंस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं सर इंस्टेंस, लाइक सिंगल प्रिंटर, मल्टीपल प्रिंटर, single printer, multiple printer। So single printer, to handle the deadlock we just use the multiple printer in place of single instance। रिसोर्स को बढ़ा दीजिए, डेडलॉक कम होगा। एक क्लासरूम में एक बार में एक ही क्लास एलोकेट होगा। अगर 5 क्लास एलोकेट करना है तो 5 क्लासरूम करिए, नहीं तो 5 डिफरेंट शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना, एक ही क्लास में एलोकेट करने के लिए। तो आपको 5 टाइम्स एफर्ट लगाना पड़ेगा डिफरेंट बैचेस को एलोकेट करने के लिए। बट अगर हम इंस्टेंस बढ़ा दें, 5 क्लासरूम कर दें, तो एफर्ट घट जाएगा और 8 to 6 आपका शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। सही है सर। जस्ट लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इन ऑनलाइन योर शेड्यूल में भी 24/7 ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है ना, 24/7, ठीक है ना, बीच में चाय कॉफी पीते रहिए। तो फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर एज वेल एज एवरीथिंग, योर मॉड्यूल, योर सिलेबस, सब कुछ यूटिलाइज होगा प्रॉपर्ली। तो इंस्टेंस सिंगल और मल्टीपल। बेसिकली जब ऑब्जेक्ट हम लोग बात करते हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द सिंगल इंस्टेंस, तो वी जस्ट यूज अ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस द फीचर्स ऑफ द क्लास, एंड व्हेनेवर वी थिंक अबाउट मल्टीपल इंस्टेंस, देन वी जस्ट टेक द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर टाइप्स ऑफ लिस्ट के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और थ्रू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, through array of object we can access the features of the particular class। So that is the concept of single and multiple whenever we apply any types of class। Now see in this particular content, same thing is mentioned here। Here we are using array also। So it is a grouping of similar types of object, and it is an expanded concept of data structure। Instead of holding only data, it can hold both data and function, ठीक है ना, because data structure में we are considering only data, how we organize the data by using several data structure, because data structure as per the name is concerned is focused only on data। So class is not a container of only data, it is also a container of procedure or function through which that data is handled। तो कैसे आपका हैंडल होगा, तो उस फंक्शन के थ्रू आपका डेटा हैंडल होगा। Now the same thing is for object। Object is the instantiation of the class। So single sentence we define an object is an instantiation of a class
and in terms of variables you can say it is variable of a class also, because जैसे आप अदर वेरिएबल इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी आप क्लास टाइप डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ कांसेप्ट दैट क्लास इज अ डेटा टाइप. Which types of data type? In which category? User defined data type, sir. Yes. User defined data type. Why not derived? Sir, no, sir, it is not of derived because every object is of different. Every object has different attributes and behaviors, sir. So we can't say that it is of derived type because sir, we are actually, sir, we are combining the attributes and features in one logical unit, and every attribute and every object may have different sort of attributes or functionalities. So we can't derive it from one another. Yes, that's why class is a user defined data type. User set the privilege. User set the constraint inside the class. User ये तय करेगा कि डेटा में क्या क्या एट्रीब्यूट्स किस तरह के डेटा टाइप का रखना है और उसमें प्रोसीजर या फंक्शन किस तरह से किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए लिखना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट यूजर और प्रोग्रामर सेट द प्रायोरिटी और द प्रिविलेज इनसाइड द क्लास. दैट्स व्हाई इट इज यूजर डिफाइंड, टोटली यूजर डिफाइंड. So a class would be the data type and an object would be the variable. ऐसा बोला जा सकता है? Yes sir. अगर ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस से दूसरे तरफ देखा जाए तो क्लास को डेटा टाइप मान सकते हैं, यानी दैट्स व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट बाय द क्लास नेम. तो क्लास नेम इज वर्किंग ओवर देयर एज ए डेटा टाइप एंड योर ऑब्जेक्ट इज वर्किंग एज ए वेरिएबल ओवर देयर. ठीक है, तो यू कैन आल्सो मेक अ क्लास, treat a class as a data type and object as a variable. So you already have a concept how we declare the particular object. So declaration of class we just take here. दो मॉड्यूल अभी हम लोग डिस्कस कर लिए. तो क्लास, क्लास नेम, एक्सेस स्क्वायर 1, एक्सेस स्क्वायर 2. एक्सेस स्क्वायर 1 you already know what is access square 1. Private, sir. By default it is private. No need to mention private. But if you mention it, that is not problem. वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. मेंशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. कंपाइलर उसको ऑटो जस्टिफाई कर लेगा. ऑटो अंडरस्टूड है कंपाइलर को कि अगर कोई एक्सेस फायर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है. प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो एक्सेस फायर 1 में प्रोटेक्टेड को लिखना पड़ेगा कोलोन से सेपरेट करके. मेंबर 1 मेंबर 2 में मेंबर 1 को डेटा में रखा गया है, मेंबर 2 को फंक्शन में रखा गया है. ये कैटेगराइजेशन अभी हम लोग देखे. एक्सेस फायर 2 ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू ये फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल हो, क्योंकि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है. तो पब्लिक इज द थर्ड ऑप्शन वी हैव. तो वी कैन यूज डिक्लेयर द फंक्शन अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. फाइनली सेमीकोलन इज यूज्ड एज लाइक स्ट्रक्चर. जैसे स्ट्रक्चर को शुड बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, तो यहाँ भी ये भी आपका सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा. ये ऑलरेडी आप यूज किए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो सिंपल एक प्रॉब्लम है यहाँ. क्लास स्टूडेंट आईडी और कोर्स हम लोग लिए. प्राइवेट कमेंट में डाला हुआ है कि इफ यू डू नॉट वांट टू मेंशन प्राइवेट लीव इट ब्लैंक एंड डिक्लेयर द वेरिएबल. ठीक है, तो बोथ आर डेटा, बट व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस दिस डेटा देन यू नीड सच टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक गेट डेटा, डिस्प्ले, any name. This is user defined. Get data display, this is totally user defined. You can take any name. ठीक है ना, जो भी नाम आपको लेना है ले सकते हैं. बट these functions must be declared under public access specifier. तो पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ सेमीकोलन टर्मिनेट. देन हियर यहाँ पर ये सब कुछ काम हो गया है. अब इसको रन नहीं करने लगेगा प्रोग्राम को. ठीक है ना, बिकॉज this is the example part of the code mentioned here, but this is not the complete code because the data get data and display function body is not mentioned here. तो यहाँ पर डिक्लेरेशन एरिया में गेट डेटा डिस्प्ले लिखा गया है और मेन में केवल स्ट्रेटजी लिखा गया कैसे यूज करेंगे. तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीपल इंस्टेंस के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे एरे यूज करते हैं. S56 सपोज इन दिस क्लासरूम टोटल 56 और 100 स्टूडेंट इज देयर. तो 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, यानी हर स्टूडेंट का आईडी और कोर्स अगर हमको सेट करना है तो उसके लिए काउंटर लेंगे 56 तक. और जैसे एरे यूज करते हैं डॉट कम्युनिकेशन ऑपरेटर मैसेज पासिंग में बताए थे, तो SI डॉट गेट डेटा कॉल होगा. और अगर पॉइंटर यूज करेंगे यहाँ पर तो पॉइंटर के केस में S एरो गेट डेटा, यहाँ पर एरो यूज होता है. ठीक है, और
सेम थिंग फॉर डिस्प्ले ऑल्सो। तो यहाँ पर पॉइंटर से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिफोर एक्सेशन ऑफ दिस you have to declare the body of this get data and display, in which manner you use this id and course inside the get data and display function. So I think that is clear to you. ये तो कर लेंगे आप, इसमें get data में id और course का इनपुट ले लेंगे, ठीक है ना। सी आउट इंटर id and course सीन एंड देन डिस्प्ले द सेम। डिस्प्ले में केवल आपको id और course को डिस्प्ले कर देना है, और ये डिस्प्ले फंक्शन आपका जो है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा इंडेक्स बेसिस पर। तो 0 to 55 इंडेक्सिंग से 1 by 1 सबका आईडी जो आपने इनपुट लिया है गेट डेटा से वो रिट्रीवल होगा। तो यहाँ जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, तो इसको एरर देखिएगा, नहीं एरर नहीं हो जाए, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका सेट करता है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेस फायर इज द विजिबिलिटी मोड ऑफ द मेंबर ऑफ ए क्लास, यानी इट रिप्रेजेंट्स द विजिबिलिटी मोड ऑफ मेंबर ऑफ ए क्लास, या इट रिप्रेजेंट्स द विजिबिलिटी मोड ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए क्लास। कोई भी मेंबर ऑफ द क्लास है उसका विजिबिलिटी क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, ये एक्सेस स्पेसिफायर ये आपका तय करता है। तो कुछ फीचर्स है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का, जिसके बेसिस पर आप समझ पाएंगे कि प्राइवेट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो प्राइवेट इज द डिफॉल्ट एक्सेस फायर, ये ऑलरेडी नोन। नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। डू नॉट नीड टू मेंशन दिस स्पेसिफायर फॉर मेंबर ऑफ द क्लास। तो डू नॉट नीड का मतलब हुआ कि देयर इज ए प्रोविजन, आइदर यू कैन मेंशन प्राइवेट और यू कैन नॉट मेंशन प्राइवेट। So there is no need to mention this specifier to declare the member of the class, and it cannot participate in inheritance. So when we discuss the inheritance, then you just imagine that how it cannot participate in inheritance, because whenever the particular type of inheritances are used, क्योंकि जैसे यहाँ पर है उसी तरह से 3 मोड में इनहेरिटेंस यूज होता है, पब्लिकली, प्रोटेक्टेडली और प्राइवेटली। तीनों मोड में प्राइवेट मेंबर cannot participate in inheritance. That's why if this point is mentioned here, it cannot participate in inheritance. And the keyword used for the private is the private. The private keyword is used and directly accessible with the friend function of or a class. Friend function और class, यहाँ और नहीं है जी, इसको ऑफ कर दीजिएगा। Directly accessible with friend function of a class. सर हाँ, इनहेरिटेंस का 3 मोड क्या 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 बताएं सर, इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दिए। जो एक्सेस स्पेसिफायर है वही 3 मोड है, आगे बताएंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब ये 3 मोड का मतलब समझिए, ये 3 मोड ये तय करता है कि आपका बेस क्लास का, या जावा में सुपर क्लास बोलिए आप, ये बेस क्लास का जो भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर है उसका विजिबिलिटी डिराइव क्लास में क्या होगा। यानी पब्लिक, अगर पब्लिक मोड में हम इनहेरिट कर रहे हैं तो बेस क्लास का प्राइवेट डिराइव क्लास में विजिबिलिटी क्या होगा, उसका एज ए पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा। उसका प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर का विजिबिलिटी क्या होगा डिराइव क्लास में, ठीक है ना। उसी तरह से प्रोटेक्टेड मेंबर का, इस तरह से पब्लिक में भी तीनों एक्सेस फायर का विजिबिलिटी होगा। प्राइवेट मोड में अगर इनहेरिटेंस करेंगे तो भी आपका इफेक्टेड होगा सारा, तो और प्रोटेक्टेड मोड में भी करेंगे तब भी आपका ये इफेक्टेड होगा। तो प्राइवेट मोड में जब करेंगे तो आपका जो प्राइवेट मेंबर है इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है ना। प्राइवेट मोड में भी इनहेरिट नहीं होगा, पब्लिक मोड में भी इनहेरिट नहीं होगा और प्रोटेक्टेड मोड में भी इनहेरिट नहीं होगा। तो प्राइवेट इज द एक्सेस फायर which never participate in inheritance in any type of inheritance, not in inheritance, in any type of any mode of inheritance, किसी मोड ऑफ इनहेरिटेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्राइवेट। प्रोटेक्टेड के केस में क्या है, अगर प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो योर प्राइवेट बिकम प्रोटेक्टेड, प्राइवेट मेंबर बिकम नो, private member become the particular, yes, private member of the base class become the private member of the derived class, and the
protected member become the protected member of the derived class, and the public member is also become the protected member of the derived class. तो प्राइवेट के केस में भी आपका प्रोटेक्टेड मोड में भी आपका यूज होगा, तो जो आपका प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड बनेगा, पब्लिक भी आपका प्रोटेक्टेड बनेगा सर। हाँ, लेकिन प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड में भी प्राइवेट इनहेरिट, नॉट इनहेरिटेड, प्राइवेट नहीं इनहेरिट होगा। तो उस केस में और फिर पब्लिक इनहेरिट करेंगे तो वहां पर भी आपका जो है प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा। पब्लिक के केस में भी आपका प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है वो पर्टिकुलर या आइदर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो है पब्लिक मेंबर आपका जो है डिराइव क्लास का बनेगा। तो पब्लिक है तो प्राइवेट बनेगा, प्राइवेट है तो उसके बेस क्लास उसके फंक्शन में यूज हो सकता है। तो उसको जब इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रेंड क्लास। यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास, फ्रेंड फंक्शन को जावा में हटाया गया। यस सर, सिक्योरिटी पर्पस के। ये जो रूल को ये जो है डेटा हेडिंग, इंफॉर्मेशन हेडिंग को ये बाईपास कर देता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड से बच के रहिए, बहुत खतरनाक है। जब फ्रेंड बनाते हैं और फ्रेंड सबसे खतरनाक है, इसलिए सोचिए कि होस्लिंग ने क्या किया, जावा में इसको गायब कर दिया। जेम्स होस्लिंग और पैट्रिक नॉर्टन ये सब मिलके इसको हटा ही दिए, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में। तो जो खुद का बनाया हुआ रूल है उसको ही ये जो है रूल को साइलेंट कर देता है। जैसे ही फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो ये फ्रेंड फंक्शन कभी भी मेंबर फंक्शन नहीं होता है, नॉन मेंबर फंक्शन है। फ्रेंड इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ योर होम, फ्रेंड इज नॉन मेंबर फंक्शन बट इट पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी इवेंट एज ए मेंबर फंक्शन। So you Yes, think sir. that it is very much difficult situation for you to handle such types of content which is not a member of your home and working as a member function in your home, so at your home। तो बहुत खतरनाक है। तो डेटा हेडिंग फीचर्स ये लॉस्ट कर देता है, कहीं से भी किसी भी डेटा को ये यूज कर लेता है, प्राइवेट डेटा को, ठीक है। तो प्राइवेट जो आपका कंटेंट्स है उसको सेफ गार्ड में रखिए, फ्रेंड से बचा के रखिए। ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड जो है वो विश्वास करने लायक नहीं होते हैं। बिगेस्ट एनिमी भी फ्रेंड ही होते हैं, ये भी जान जाइए, क्योंकि वो आपके सारे जो है ड्रॉबैक को जानते हैं, कहाँ से आपको बीट किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड नहीं बनाइए, फ्रेंड बनाइए, ठीक है। तो प्राइवेट एंड देन प्रोटेक्टेड। सर टाइम हो गया सर, अब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना होगा। हाँ।